ऑलराइट, हम शो को आगे बढ़ाएंगे और अब दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करेंगे और उसके ज़रिए निवेश की और फाइनेंशियल प्लानिंग की बारीकियां समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट जुड़ गए हैं। हेमंत जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और एक एक करके दर्शकों के सवालों को भी हम शो में शामिल करेंगे और उनके ज़रिए निवेश से जुड़े सवाल भी लेंगे। हमारे साथ क्या राजेश खन्ना हमारे दर्शक फ़ोन लाइन पर हैं? राजेश जी नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्कार जी, कविता जी नमस्कार, शुक्रिया मेरा प्रश्न लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल भेजने के लिए। सर अमृतसर से हैं आप? हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए सर, आप 23,000 की SIP कर रहे हैं और आपके पास 5 फंड हैं। बिल्कुल ठीक है। तो पोर्टफोलियो आपके पास है क्या? मैं रिपीट करूं या आवश्यकता नहीं है? नहीं, आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ नया अभी तक नहीं आपने इसमें डाला है तो आपको 2.5 करोड़ चाहिए 12 साल में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और आपको एक मल्टी कैप भी जोड़ना है पोर्टफोलियो में? हाँ, अगर मेरे पोर्टफोलियो में स्कोप बनता है इसका तो मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा। और बाकी मेरी क्वेरी जैसे आपके पास है, SBI फोकस इक्विटी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, क्या उसको मैं रखूं? मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप को लेकर भी आपको परेशानी है? कब से आपने इसमें निवेश किया हुआ है सर? मैं पिछले 5-6 सालों से निवेशित हूँ जो मेरे पोर्टफोलियो में। अच्छा, 5-6 सालों से आप निवेशित हैं। तो कुछ ही क्वार्टर्स, मतलब अभी हाल ही की परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे हैं और उस बीच आपने बाजार को भी देखा ही होगा कि बाजार भी किस तरह से थोड़ा सा कमज़ोरी और उतार चढ़ाव भरा चल रहा था। तो बहरहाल आप बाजार को ट्रैक करते हैं क्या? इसके अलावा आपका स्टॉक्स का भी पोर्टफोलियो है? नहीं, फिलहाल मैं म्यूचुअल फंड में ही निवेश कर रहा हूँ। बाजार को मैं ट्रैक करता हूँ, मेरा ये शौक भी है। और मैं जो आप इन्वेस्टमेंट जर्नी में जो दर्शक हैं आपके, उसके मददगार बनते हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। और आपकी प्रस्तुतिकरण का मैं शुरू से, बहुत पहले से मैं आपको देखता रहा हूँ, फॉलो करता रहा हूँ। और बहुत शुक्रिया कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस हौसला अफजाई के लिए। और बस इसी तरह के प्रोत्साहन से हमें हिम्मत मिलती है आपके लिए अच्छे से अच्छा कार्यक्रम खड़ा करने के पीछे। तो मैं सीधा हेमंत जी के पास चलती हूँ, जिनके पास आपका पोर्टफोलियो है। हेमंत जी बताएं, कुछ फंड्स हैं जिनको लेकर ये चिंतित हैं, इनकी परफॉर्मेंस को लेकर, तो किस तरह तराशा जाए? देखिए कविता, फंड्स हैं मेरे पास। उससे पहले मैं ये देखते हैं कि इनका जो टारगेट है, उन्होंने कहा कि 12 साल में करीब उनको 2.5 करोड़ का कॉर्पस बनाना है। वो देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँच पाएंगे। इनकी 23,000 की जो अभी SIP है, और इन्होंने कहा कि 15 लाख का इनके पास जो कॉर्पस है वो ऑलरेडी एक्यूमुलेट हुआ है। 12 साल में अगर ये अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो करीब करीब 1 करोड़ 35 लाख का ये कॉर्पस बना पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जितना ये बनाना चाहते हैं और जितना इनका बनेगा, तो करीब करीब 1 करोड़ 15 लाख का गैप है। तो इनको डेफिनेटली SIP को बढ़ाना होगा। और वो इसलिए है क्योंकि हालांकि 12 साल का समय है, बट आपकी जो एवरेज होल्डिंग जो रहेगी इस दौरान वो करीब 6 साल की रहेगी। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पे अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। अब अगर हम इनके फंड्स की बात करें तो इनके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड है PGIM का, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है जो मेरा इंडिया इमर्जिंग फंड है, उसके बाद एक फोकस फंड है, और एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप फंड है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इनका जो 3 कैटेगरी पहले मैंने बात की, उनके में अगर टोटल तो करीब 17,000 जो है वो फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड और फोकस फंड में जाता है। तो इन सभी में जो एक्सपोजर है लार्ज कैप का अगर मैं देखूं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा सा बहुत बायस हमेशा चाहिए लार्ज कैप के ऊपर, बट इतना ज़्यादा एक्सपोजर अगर होगा तो कहीं ना कहीं रिटर्न के ऊपर आपको फर्क पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि मुझे लगता है कि इनके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली जगह है एक मल्टी कैप फंड की। तो इनफैक्ट मैं ये चाहूँगा कि जो फ्लेक्सी कैप में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी जगह अगर ये एक मल्टी कैप फंड देखें। और मल्टी कैप फंड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि तीनों सेगमेंट मार्केट के, लार्ज, मिड और स्मॉल, उसमें मिनिमम 25% एक्सपोजर जाता है। उसमें भी शायद थोड़ा सा बायस लार्ज कैप में रहेगा, बट ओवरऑल आपका जो एक्सपोजर है लार्ज कैप में थोड़ा कम आएगा। तो वहाँ पे आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को देखें PGIM फ्लेक्सी कैप की जगह।
मेरा ही एसेट इमर्जिंग फंड जो है उससे डेफिनेटली उस कैटेगरी में बेटर फंड्स हैं। ये इसका परफॉर्मेंस डेफिनेटली पिछले कुछ सालों में थोड़ा नीचे आया है, तो वहाँ पे एक ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप है, वो आप देख सकते हैं। SBI फोकस का मुझे लगता है पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। देखिए अगेन जिस तरीके से मार्केट रहा है पिछले 18 महीने में, बहुत ज़्यादा कुछ मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली और हमने देखा है कि जो ग्रोथ स्टॉक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस इम्पेक्टेड रही है। इन्फ्लेशन रहा है, इंटरेस्ट रेट रहे हैं, मार्जिन्स के ऊपर फर्क पड़ा है कंपनीज के। तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है और थोड़ा सा पैसा वहाँ पे US मार्केट में भी जाता है, उसको आप बने रहिए क्योंकि जो डिफिकल्ट समय था मुझे लगता है वो उस दौरान आप इन्वेस्टमेंट करते रहे तो उसका फायदा आपको आगे जाके मिलेगा। तो वो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप SBI फोकस में बने रहें और ये 2 चेंजेस जो मैंने कहा अगर आप कीजिए, और कम से कम आपको 15 या 20 हज़ार की SIP आपको बढ़ानी होगी। दूसरा एक तरीका ये है कि अगर आप इसके साथ इमीडिएटली नहीं बढ़ा सकते तो 10 या 15% से अगर अपनी आप SIP बढ़ाएंगे हर साल तो भी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। चलिए, काफी विस्तार से हेमंत जी ने आपको सलाह दी है। राजेश जी, कुछ पूछना है आपको हेमंत जी से? हाँ, शुक्रिया हेमंत जी। पर एक मेरा प्रश्न था, जैसे PGIM को मैं बिल्कुल रिप्लेस कर दूं मल्टी कैप फंड से? एलोकेशन को अगर थोड़ा सा रीबैलेंस करना है तो वो करने की जरूरत पड़ेगी आपको। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फंड अच्छा नहीं है, आप उसमें बने रह सकते हैं जो आपने अभी तक इन्वेस्ट किया है। बट अगर आप चाहते हैं थोड़ा, जैसे मैंने कहा कि एक्सपोजर थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा बढ़ जाए एज कम्पेयर टू जो अभी है, तो फिर आपको मल्टी कैप फंड देखना होगा। ऑलराइट, चलिए राजेश जी, ऑल द बेस्ट आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए। और इसी नोट पर वक्त हो गया है एक छोटा सा ब्रेक भी लेने का, और ब्रेक के बाद भी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जो अपने सवाल पूछना चाहते हैं। लेकिन मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले देखिए नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, झटपट अपने सवाल आप हमें इस नंबर पर भेज दीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हमारे साथ हेमंत उस्तगी जुड़े हुए हैं जो दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। विकास पटनवाड़िया मेरे साथ फोन लाइन पर हैं जो कि हेमंत जी से सवाल पूछना चाहेंगे। विकास, नमस्कार। विकास, आपको मेरी आवाज आ रही है? विकास, आपको मेरी आवाज आ रही है? समित बोल रहा है सर। हेलो। समित है आपका नाम? राइट। समित, धन्यवाद समित। आप गुड इवनिंग, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम हम रायपुर से बोल रहे हैं। ठीक ठाक है, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। क्या करते हैं समित? परिवार में कौन कौन है? मैम हम प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। अच्छा। 2 बच्चे हैं, मिसेस है, माँ है, परिवार। अच्छा, हमेशा से रायपुर में ही रहे हैं आप? अभी तो फिलहाल 15-16 साल से रायपुर में हूँ। एक्चुअली हम कलकत्ता के हैं। अच्छा। तो अभी ये जो आपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपना बनाया है, ये आपने कब बनाया, कब से शुरू किया है इसमें? 2 साल से चल रहा है मैम, 2-2.5 साल से। मतलब कोविड के दौरान ही शुरू किया था? SIP तो हम 10-12 साल से कर रहे हैं, लेकिन वो जस्ट लाइक RD की तरह बैंक पे गए, वो RD के तो बदले दे दिए, 2 साल 3 साल चलाए, फिर विथड्रॉ कर लिए। कोविड के बाद जब आप लोगों का शो वगैरह देखे तो उसके बाद से ये चालू किया हमने। 2-2.5 साल हुए अभी। तो जो SIP आपकी चल रही थी उन्हीं फंड्स में आपने वापस से निवेश शुरू किया है कि वो फंड्स अलग हैं? एक फंड में मैम चल रही थी, वो तो अभी स्टॉप कर दिया है। उसमें एक्सिस ब्लू चिप में उसका परफॉर्मेंस तो सही नहीं है, विथड्रॉ नहीं किए, उस पर अभी पड़ा हुआ है अमाउंट। और बाकी ये 2 पोर्टफोलियो है, 2-2.5 साल से हमने बनाए हैं धीरे धीरे करके। कहाँ से जोड़े ये फंड? मतलब कैसे पढ़ा लिखा इन फंड्स के बारे में, कैसे जानकारी इकट्ठा की? जैसे मैं पहले तो यूट्यूब में कुछ एक्सपर्ट लोग का शो आते थे, उसके बाद आप लोगों का शो देखे, उसको देख के जो भी थोड़ा नॉलेज हुआ उसी में फिर हम इसको चेंज किए। अभी करंट पोर्टफोलियो यही है मैम, जो 2.5 लाख के करीब है। अच्छा, मतलब सबकी सलाह सुनकर आपने अपने मन की है जो आपके मुताबिक आपको सही लगता है।
चलिए, ये कम से कम एक जागरूक निवेशक की निशानी तो है कि आपने किसी की बातों में आकर कोई फंड नहीं लिया है। अमूमन लोग आजकल यूट्यूब पर इसी तरह से सलाह ले लेते हैं और बाद में जो वहाँ पर सजेस्ट होता है उसी को अपने पोर्टफोलियो में डाल लेते। तो कम से कम आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई की जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर तो ली है। अब मुझे बताएं कि आपका रिटायरमेंट का जो कॉर्पस है ना, वो जो आपको इकट्ठा करना है ना समित, वो कितनी राशि है, वो क्या है फिगर? मैम ऐसे टारगेट तो नहीं है, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके। अभी जितना निवेश कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं, बाकी आगे 15 साल में जितना हो जाए कितना होगा वही तो आप कोई लोग बात से नहीं, जानना है। आपने अपना सवाल समित, आपने अपना सवाल हमें भेजा है, हम आपकी सहायता कर सकते हैं यहाँ पर भी। अभी आपका मौजूदा हर महीने का खर्च क्या है, ये आप मुझे बताएंगे? अभी मैम हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, बाकी रहन सहन खाने पीने का खर्चा मिला के 25-30 हजार रुपया है। चलिए, मैं फिर भी 30,000 रुपये जो है वो पकड़ कर चलती हूँ, ठीक है। और आपके पास समय है 15 साल का, जिसके लिए आपने ये फंड्स जो हैं पोर्टफोलियो में रखे हैं। ICICI निफ्टी 50, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, कैनरा बैंक का स्मॉल कैप है। ऑल राइट, हेमंत जी आपके पास आती हूँ मैं। रिटायरमेंट का लक्ष्य है, मौजूदा इनका जो खर्च है वो कह रहे हैं कुल मिला के 30,000 रुपये का है। तो अब हम इनको गणित भी समझा सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना चाहिए अपना रिटायरमेंट का लक्ष्य। जी कविता, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि इनका जो ऑब्जेक्टिव है बेसिक, वो है रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बनाना। 15 साल का इनके पास समय है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि आप सही पोर्टफोलियो बनाएं, सही एसेट क्लास चुनें। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने इक्विटी फंड्स का पोर्टफोलियो बनाया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इक्विटी में आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ साथ एक डिसिप्लिन अप्रोच भी चाहिए, और उन्होंने वहाँ पे भी SIP के द्वारा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी ये बिल्कुल सही रास्ते पे है। 15 साल का इनके पास समय है। अभी जो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने कहा करीब 12,000 की इन्वेस्टमेंट है इनकी। तो उसको अगर ये कंटिन्यू करते हैं, और 2.5 लाख का इनका जो कॉर्पस अभी तक एक्यूमुलेट हुआ है, 15 साल तक अगर ये कंटिन्यू करें, अगर मैं 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चलूँ, तो करीब करीब 75 लाख का कॉर्पस ये बना पाएंगे। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इनके एक्सपेंसेस जो हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप थोड़ा सा अगर उस पर काम करें, अपना थोड़ा बजट बनाएं, तो शायद आपको लगेगा कि कुछ एक्सपेंसेस जो अगर आप कम कर सकते हैं तो शायद अपनी इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ा पाएं। और अगर ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इमीडिएटली SIP को बढ़ा सकें, तो कोशिश कीजिए कि हर साल 5 या 10% अगर आप अपनी SIP को बढ़ाते रहेंगे, तो 15 साल के बाद उसका काफ़ी बड़ा आपको असर, जितना बड़ा कॉर्पस आप बनाएंगे उसमें आप देख पाएंगे। तो मैं समझ सकता हूँ कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता कि इमीडिएटली आप एक बड़ी रकम SIP में बढ़ा दें। तो कोशिश कीजिए दूसरे तरीके से कि जैसे मैंने कहा 5 या 10% एटलीस्ट हर साल अगर आप बढ़ाते रहें, तो ये एक तरीका हो सकता है इससे बड़ा कॉर्पस बनाने के लिए। तीसरा, जैसे आपने कहा, इन्फ्लेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन को कंसीडर करना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है उसको ध्यान रखना, तो एटलीस्ट अपनी साइड से ये कोशिश कीजिए कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, ताकि वो बड़ा कॉर्पस बने और जितनी आपको ज़रूरत हो उसके नज़दीक तक आप पहुंच पाएं। जहां तक आपका पोर्टफोलियो है, उसमें 4 फंड जैसा आपने कहा, एक आपके पास इंडेक्स फंड है, 3 एक्टिवली मैनेज फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है पराग पारिक का। वो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास एक स्मॉल कैप है, एक मिड कैप है, एक इंडेक्स फंड है, और जो पराग पारिक फंड जो है उसमें करीब 20% पैसा जो है वो US मार्केट में भी इन्वेस्ट होता है। तो मार्केट के तीनों सेगमेंट में आपका एक्सपोजर है। इंटरनेशनली भी आपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया है। फंड्स आपके बहुत अच्छे हैं। जो आपने एफर्ट्स लगाए फंड को चुनने के लिए, वो डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करूंगा। फंड्स आपके अच्छे हैं, आपको कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है, पर सिर्फ इतना करना है, कोशिश कीजिए कि हर साल अपने SIP का अमाउंट को यहाँ से बढ़ाते रहिए। चलिए समित जी, मुबारकबाद। फंड सिलेक्शन पर तो आपकी तारीफ हो गई सर, बाकी सलाह क्या आपने समझ ली? क्या कुछ और पूछना चाहते हैं? SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड भी है, उसको क्या चेंज कर सकते हैं कि रहने दें अभी? हेमंत जी, 15 साल के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हो हाइब्रिड फंड में, मतलब 30-35% डेट में रहेगा, तो बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्शन नहीं देता, कहीं ना कहीं थोड़ा रिटर्न में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है। तो मुझे लगता है उसके जगह में अगर आप SBI का लार्ज एंड मिड कैप फंड देखें, क्योंकि समय आपके पास काफी है, तो वो आपके पोर्टफोलियो रिटर्न को सुधार पाएगा। तो वो एक अच्छा डिसीजन होगा मेरे हिसाब से। ऑल द बेस्ट समित आपके पोर्टफोलियो के लिए। राहुल त्रिपाठी मेरे साथ अब फोन लाइन पर हैं। राहुल, हाय, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग मैम। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद से बोल रहे हो,
ठीक है, आपने एक्सिस स्मॉल कैप, कनाडा बैंक इमर्जिंग इक्विटी, पीजीआईएम मिड कैप, एसबीआई का फोकस्ड, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है। जी जी। ओके, एबीएसएल नास्डैक 100 और एक पीपीएफ में भी आप कर रहे हैं। ठीक है, आप 10% से अपने निवेश को बढ़ाएंगे भी। 2 लक्ष्य हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई 60 लाख, 12 साल के बाद 3 है, और उसके बाद 17 साल के बाद 1 करोड़, रिटायरमेंट के लिए चाहिए 3 करोड़ 27 साल के बाद। जी जी, जो मेरा बोलिए। करंट वैल्यू है अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एसआईपी का 4 लाख है और पीपीएफ का 1,60,000 हो चुका। ओके, ठीक है। हेमंत जी, निवेश की राशि बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, थोड़ी डिटेल लगेंगी ये देखने के लिए कि वाकई में उनको जो रिटायरमेंट की जो कॉर्पस की बात कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, और इनफैक्ट एजुकेशन के लिए जो उन्होंने गोल रखे हैं वो करीब 60 लाख और 1 करोड़, हायर एजुकेशन के लिए 1 करोड़, काफ़ी डिसेंट अमाउंट है। आगे जाके जैसे मैंने पहले भी कहा, कोशिश करें, क्योंकि टारगेट जब बनता है, शुरुआत करते हैं आप, आगे जाके कहीं ना कहीं उसको थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है, स्पेशली अगर हम रिटायरमेंट की बात करें। तो मुझे लगता है शुरुआत के लिए जो टारगेट उन्होंने रखा है वो डिसेंट टारगेट है, उस पर ये कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि ये 15,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 10% से अपनी एसआईपी को बढ़ाएंगे, तो उससे बेसिकली 15 साल में करीब 1 करोड़ 30 लाख का कॉर्पस बनेगा अगर ये 10% से बढ़ाते हैं। जो एजुकेशन के लिए इनके जो टारगेट हैं, मे बी ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन के लिए, वो करीब करीब 1 करोड़ 60 लाख है, तो वहाँ पे गैप है। उसके अलावा 27 ईयर्स में इनको 3 करोड़ चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए। उसके लिए सिर्फ जो पीपीएफ का पैसा है या जो थोड़ा सा जो इन्होंने एक्यूमुलेट किया वही प्रोविजन है। तो मुझे लगता है वहाँ पे उनको अगर ये 5,000 रुपीज़ एडिशनल एसआईपी करें विद द प्रोविजन कि वो 10% उसको बढ़ाते रहें आगे जाके, तो करीब 2.75 करोड़ का कॉर्पस ये 27 ईयर्स में बना पाएंगे। क्योंकि लंबा समय है इसलिए छोटी रकम से भी उनका बड़ा कॉर्पस बन पाएगा। एजुकेशन के लिए थोड़ा गैप रहेगा, अगेन कोशिश कीजिए आगे जाके थोड़ा सा एसआईपी आपको बढ़ानी पड़ेगी अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। और जैसा मैंने पहले कहा, टारगेट को भी मे बी कुछ समय के बाद थोड़ा सा आपको एनालाइज करके रिवाइज करना पड़े, तो रिवाइज करने के लिए आप थोड़ा सा तैयार रहिए उसके लिए। फंड सिलेक्शन मुझे लगता है आपकी काफ़ी अच्छी है। ब्रॉडली मुझे फंड्स आपके अच्छे लगे, जिस तरह की एलोकेशन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में होनी चाहिए वो आपके पास है। फंड जो आपने चुने वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। यूएस मार्केट में भी आप नैस्डैक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आई थिंक इंटरनेशनली भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया है। तो फंड सिलेक्शन अच्छी है, जिस तरह का एलोकेशन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में चाहिए वो आपके पास है। सिर्फ जैसे मैंने कहा, टारगेट पूरा करने के लिए डेफिनेटली आपको अमाउंट बढ़ाने की जरूरत है। ऑलराइट, काफ़ी डिटेल्ड आपने अपना सवाल हमें भेजा राहुल, जहाँ पे आपने लक्ष्य भी अच्छे से आंके हुए हैं। सलाह समझ में आ गई हेमंत जी से कि आपको और कोई सवाल पूछना है? एक सवाल मैम है कि जून से मेरे को ईएलएसएस में 3,000 इन्वेस्ट करना है, तो कौन सा फंड लूँ ईएलएसएस के लिए? ईएलएसएस में, ठीक है। हेमंत जी, देखिए, 2 फंड रिकमेंड करता हूँ, दोनों में से कोई भी आप ले लीजिए, कोटक टैक्स सेवर या तो फिर बंधन टैक्स सेवर। दोनों में से कोई भी एक फंड में आप टैक्स सेविंग की एसआईपी कर सकते हैं। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट राहुल। मेरे साथ विकास पटनवाड़ी आप फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विकास, नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं बड़ौदा से बोल रहा हूँ मैडम। बड़ौदा से, ठीक है। HDFC टॉप 100 है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, SBI का स्मॉल कैप, HDFC का मल्टी कैप, ICICI प्रू का मल्टी एसेट, है ना? हाँ मैडम। 10 साल के लिए आपको इसमें रहना तो है, लेकिन कोई खास लक्ष्य जिसके लिए आपने ये 14,000 की SIP शुरू की है? जी मैडम, बेटी लड़की की की पढ़ाई शादी और शादी। और उसका कॉलेज का जो फीस और वो सब है, उसके लिए मैंने थोड़ा पैसा इकट्ठा करना चाहता था। ठीक है। विकास, बताएंगे पढ़ाई के लिए कितने साल हैं, कितने साल में आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी? विदेश में पढ़ाना चाहते हैं बेटी को कि भारत में ही पढ़ाएंगे 10 साल में? 7 भारत में ही पढ़ाएंगे, पर उसके लिए जो लमसम मतलब 50 लाख या कुछ खर्चा वो जो होगा उसके लिए इतना अमाउंट। कितने साल में विकास, कितने साल में 50 लाख रुपए चाहिए होंगे? 10 या 12 साल के बाद मैडम। 10-12 साल? हाँ ठीक है। और उसके बाद
अब से लगभग 18-20 साल के बाद मेरे ख्याल से आपको शादी के लिए रकम लगेगी। ठीक है, तो पहले हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं। मेरे ख्याल से वो एक पहला लक्ष्य होगा जो आपको पूरा करना होगा। तो हेमंत जी, फिलहाल तो 14,000 की SIP चल रही है 5 फंड्स में। क्या और बेहतर बनाया जा सकता है इनका पोर्टफोलियो? नहीं, आई थिंक कविता, मुझे लगता है इनकी जो फंड सिलेक्शन है वो काफ़ी अच्छी है। डिफरेंट सेगमेंट्स में, जैसा मैंने पहले भी कहा, जिस तरीके की एक्सपोजर होनी चाहिए वो इनके पास है। HDFC मल्टी कैप रिलेटिवली एक नया फंड है, बट आई थिंक उसकी पोर्टफोलियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो उसमें बने रह सकते हैं। मुझे नहीं लगता उनको अपने पोर्टफोलियो में कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत है, तो फंड सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है। ये जो करंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 14,000 की, 10 साल का इनके पास समय है। यहाँ पे अगर हम 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चले तो करीब 33 लाख का कॉर्पस, 33 लाख का कॉर्पस ये बना पाएंगे। हमेशा हम कहते हैं कि जब आप किसी भी लक्ष्य के लिए इन्वेस्ट करें तो एक जब पूल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं आप, तो फिर वो थोड़ा सा ट्रैक करना मुश्किल होता है। जैसे उन्होंने कहा कि बेटी की एजुकेशन है, फिर उसकी शादी के लिए कॉर्पस बनाना है, तो दोनों गोल्स को अगर आप थोड़ा सेपरेट करें, टाइम होराइजन रखें, तो हम भी आपको ठीक से बता सकते हैं कि किस गोल के लिए कितना पैसा आपको ज़रूरत है। बट अभी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 10 साल अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो, तो जैसे मैंने कहा 33 लाख का कॉर्पस आप बना पाएंगे। अगर आपका लक्ष्य करीब 50 लाख का है तो आपको SIP बढ़ानी होगी एटलीस्ट 5,000 रुपये से। और फिर जो शादी के लिए चाहिए वो ऑब्वियसली समय है उसके लिए, तो उस पर भी अलग से आप कैलकुलेशन करनी होगी। बट फिलहाल ये जो गोल है इसमें डेफिनेटली आपको SIP बढ़ानी होगी, बट फंड आपके अच्छे हैं, उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। विकास, कोई बात करनी है आपको हेमंत जी से? और नहीं, बस थैंक यू मैडम। ऑल द बेस्ट। शैलेंद्र सिंह मेरे साथ बीकानेर से जुड़ गए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। आप मुझे ये बताएं कि कितने की SIP शुरू करेंगे आप? 3,000 रुपए से? हाँ, मैं 3,000 रुपये से एक बार शुरू करना चाहता हूँ 10% स्टेप अप SIP के साथ। तो अच्छा फंड कोई मुझे बताए, मैं थोड़ा रिस्क लेने को भी तैयार हूँ, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टाइम के लिए 20 साल 25 साल के जी। आपको पता है ना ये पैसे आपके इक्विटी बाजार में जाएंगे, और इक्विटी बाजार कैसे कामकाज करता है, किस तरह की एसेट क्लास है, आप इससे परिचित हैं? जी बिल्कुल। चलिए हेमंत जी बताइए। कविता, इन्होंने कहा कि 20-25 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। इतना लंबा समय है, ऑब्वियसली सबसे बेटर एसेट क्लास जो है, जो आपको सही तरीके से इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद कर सकती है, वो है इक्विटी। इक्विटी खुद से एक रिस्की एसेट क्लास है, तो पहले तो हमें ये समझना है। अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फंड लगा के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको अच्छा रिटर्न मिले। इक्विटी बाय इटसेल्फ इंश्योर करेगी कि आप जब 20-25 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आई थिंक शुरुआत के लिए आपका जो फोकस है वो इक्विटी फंड्स पे होना चाहिए। 2 फंड्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। एक मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में तीनों सेगमेंट मार्केट के लार्ज, मिड, स्मॉल में 25% इन्वेस्ट होता है, और बाकी 25% फंड मैनेजर को जहाँ पे पोटेंशियल लगे वहाँ पे डालते हैं, और ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है वो लार्ज कैप पे जाता है। तो वहाँ पे निपॉन इंडिया मल्टी कैप देख सकते हैं। एक लार्ज एंड मिड कैप फंड जिसमें 35% मिनिमम एक्सपोजर दोनों सेगमेंट में होना जरूरी है। तो 70% पैसा जो है लार्ज एंड मिड में जाता है, और फिर 30% में फिर से फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो जहां भी चाहें, जहां उनको पोटेंशियल लगे वो पैसा लगाएं। तो उसमें आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। तो ये 2 फंड से शुरुआत कीजिए। आगे जाके जैसा आपने कहा स्टेप अप भी करेंगे 10% से, वो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो आपको काफ़ी बड़े कॉर्पस बनाने में मदद करेगी, और आपके पास समय भी काफ़ी है। और अगर आपकी फिर से कैपेसिटी बढ़ती है आगे जाके इन्वेस्ट करने की, तो फिर आप एक और फंड ऐड करने का सोच सकते हैं। पर शुरुआत में, क्योंकि आप 3,000 से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन 2 फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कीजिए। चलिए शैलेंद्र जी, ऑल द बेस्ट। प्रीतम मेरे साथ जुड़ गए हैं। और प्रीतम, हाय, गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हो? जी मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मुंबई से बोल रहे हो? चलिए 10,000 रुपये डाल सकते हैं 20 साल के लिए। आपको 50 साल की उम्र में 50,000 की पेंशन चाहिए, इतनी काफ़ी होगी प्रीतम? अभी तो मैं ऐसे जज कर रहा हूँ एज अ मंथली पेंशन एट द एज ऑफ 50। मतलब जब मैं 50 का हो जाऊंगा तो उस वक्त मुझे 50,000 लगभग ठीक है, चल जाएगा।
ओके, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इस गोल के बारे में आगे सोचेंगे और इसको रिव्यू भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप शायद शुरुआत कर रहे हैं अपने निवेश की और उसमें आपने अपना पहला लक्ष्य रिटायरमेंट का रखा है और उसमें भी आपने पेंशन को आंका है कि मुझे इतना चाहिए। मुबारकबाद इस एनालिसिस के लिए, इस समझ के लिए। आपके ज़रिए ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जिनको ये बात सीखनी चाहिए कि कैसे निवेश की शुरुआत करते ही आपका जो पहला लक्ष्य होना चाहिए वो है रिटायरमेंट का, क्योंकि इसको पूरा करने में समय लगता है और इसीलिए जितना जल्दी हो सके इसको बांध लिया जाए उतना आपके लिए अच्छा है। हेमंत जी। जी कविता, आई थिंक इन्होंने जो डिटेल दिया वो काफ़ी अच्छे से दिया है और आई थिंक कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है अच्छे से प्लान करने के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप कितना टारगेट अचीव करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि 20 साल के बाद इनको 50,000 रुपीज़ पर मंथ चाहिए, मतलब आप इनको 6 लाख रुपए हर साल चाहिए शुरुआत में। और ऑब्वियसली जैसा हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन जो महंगाई है उससे इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी आगे जाके। तो शुरुआत की अगर हम बात करें तो उनके पास इतना कॉर्पस होना चाहिए कि वो 6 लाख रुपए की इनकम आराम से जनरेट कर सके। और मेरा हमेशा ये मानना है कि आप जब अपने पोर्टफोलियो से ड्रॉ करें पैसा तो 5% के करीब करें, ताकि आप लॉन्ग टर्म में आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर सके और अपनी जो प्रिंसिपल और जो कॉर्पस आपने बनाया उसको भी प्रोटेक्ट कर सकें। तो करीब करीब उनका लक्ष्य होना चाहिए कि वो 1.5 करोड़ का कॉर्पस बनाए। उसके लिए उनको 15,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर वो 10,000 से शुरुआत करना चाहे तो उससे करें, बट कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं ताकि वो वहां तक पहुंच सके। दूसरी एक तरीका ये है कि 10,000 से शुरुआत कीजिए और अगर 10% से अगर आप अपना SIP हर साल बढ़ाते हैं, अगर आपके लिए वो कन्वीनियंट है तो वो बहुत ही अच्छा है। तब आप 2 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि 4 या 5% अपने पोर्टफोलियो से आप ड्रॉ करें। दूसरी बात, आपके जो एक्सपेंसेस जो है आगे जाके बढ़ते जाएंगे, तो कोशिश करनी है कि जितना बड़ा कॉर्पस आप बना पाए। तो दोनों स्ट्रैटेजी आपके लिए है। जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, 3 फंड्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, कोटक इमर्जिंग फंड और ICICI प्रू लार्ज एंड मिड। इन फंड से आप शुरुआत कीजिए और जब आप 50 साल तक पहुंचे, जब आप जिस समय आपको इनकम की जरूरत है, तो वहां पे एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए अपने आप को रजिस्टर कीजिए, जिसमें आप म्यूचुअल फंड को मैंडेट देते हैं कि आप हर महीने इतना पैसा निकालिए। और तब अपनी जो 1 या 2 साल पहले अपनी जो एलोकेशन है वो भी चेंज कीजिए। तब वहां से आप किसी बैलेंस एडवांटेज फंड या इस तरह के फंड में जाएंगे ताकि थोड़ी प्रोटेक्शन भी हो और आप एक अच्छा रिटर्न भी कमा सकें। तो लंबा समय आपके पास, बट शुरुआत बिल्कुल अच्छी है। इक्विटी फंड से शुरुआत कीजिए और आगे जाके देखना पड़ेगा किस तरह की टैक्सेशन है, बट आज की डेट में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक अच्छी प्लान रहेगी। तो कोशिश कीजिए 10,000 से शुरुआत करके 10% से बढ़ाइए, 2 करोड़ का कॉर्पस आप बना पाएंगे। प्रीतम, सलाह समझ में आ गई? हाँ, समझ में तो आ गई, बट मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ। जैसे मैं कुछ % लार्ज कैप में, कुछ % मिड कैप, कुछ % स्मॉल कैप में करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं अभी न्यू इन्वेस्टर हूँ, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है। तो मैं क्या जानना चाहता हूँ कि मैं कितना % कौन से फंड में डालूं? चलिए, बहुत सारी YouTube वीडियो देखी है ना प्रीतम आपने? हाँ, बहुत सारा रिसर्च किया है और अभी तक मैं कोई फंड क्या एक्सपेंस रेशियो हर एक चीज का अलग होता है, हर एक चीज का एग्जिट लोड होता है, सब मैंने रिसर्च किया है। बट मैंने फंड अभी तक कोई चूज नहीं किया। जैसे मुझे अगर लार्ज कैप करना है तो कौन सा, मिड कैप करना है तो कौन सा, स्मॉल करना है तो कौन सा, अगर इंडेक्स करना है तो कौन सा, ये मुझे थोड़ा सा पॉइंट चाहिए था। मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत रिसर्च की है, उसके लिए आपने YouTube वीडियोस देखी हैं, तमाम तरह के एक्सपर्ट्स को सुना, सवाल पूछने के लिए आपने हमको चुना और हमारे एक्सपर्ट को सलाह देने का मौका दिया है। आप काफ़ी वेल रिसर्च्ड हैं। अच्छा लगा इस तरह के दर्शक, हेमंत जी, जब सवाल पूछते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी और हमारी सालों की मेहनत कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं रंग लाती हुई भी दिखाई दे रही है। तो इन्हें डाइवर्सिफाइड अप्रोच चाहिए। वैसे तो आपने सभी कुछ कह ही दिया था अपने जवाब में, लेकिन क्या इनको और डाइवर्सिफाइड अप्रोच लेने की जरूरत है, ये भी आप पहले बताएं। नहीं, आई थिंक कविता, मैं वही इनको बता रहा था कि जब हम डिफरेंट कैटेगरीज चुनते हैं, देखिए 2 तरीके होते हैं डाइवर्सिफाई करने के। या तो आप लार्ज, मिड, स्मॉल में अलग अलग फंड में चले जाइए, या ऐसी कैटेगरीज है, मैंने आपको जो कैटेगरीज दी, जैसे मैंने कहा आप मल्टी कैप फंड में जाइए, तो मल्टी कैप फंड में जैसा मैंने बताया कि 25% पैसा तीनों सेगमेंट में जाता है। तो आपको लार्ज कैप भी मिल रहा है, आपको मिड कैप भी मिल रहा है, आपको स्मॉल कैप भी मिल रहा है। फिर मैंने कहा कि एक लार्ज एंड मिड कैप में जाइए, जहां पे लार्ज कैप भी मिलेगा, आपको मिड कैप भी मिलेगा, राइट। तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज रिकमेंड करने का पर्पस वही है कि एज एन इन्वेस्टर आपके लिए बहुत मुश्किल होता है
कि ये हमेशा ध्यान रखें कि कितना पैसा किस सेगमेंट में हो। और इतना ही नहीं, आगे जाके आपको उसको रीबैलेंस भी करना होता है। रीबैलेंस का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि 50% मेरा लार्ज कैप में हो, बढ़ के अगर 70 हो गया तो उसको वहां से कम करके फिर आपको मिड कैप में बढ़ाना होगा, जो टैक्स एफिशिएंट भी नहीं है। आपके लिए टाइमिंग भी डिसाइड करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए इस कैटेगरीज को मैंने आपको रिकमेंड किया है, जाकि वो जो रीबैलेंसिंग है डिफरेंट सेगमेंट की, वो फंड मैनेजर आपके लिए करेंगे। क्योंकि जब आप हमेशा ध्यान रखिए, जब आप फंड मैनेजर को पैसा देते हैं तो उनको अपना काम करने दीजिए। अगर हम भी वही चीज करेंगे जो वो कर रहे हैं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। आपने फंड मैनेजर को एक मैंडेट दिया, उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप भी अपने यहाँ पे रीबैलेंस करेंगे, फंड मैनेजर भी रीबैलेंस करेगा, तो फिर पोर्टफोलियो में काम नहीं करता। तो ये दो तरीके हैं, या तो आप सेपरेटली तीनों फंड में जाइए, या फिर ऐसी कैटेगरी को चुनिए जिसमें तीनों मार्केट सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिल जाए। ऑलराइट प्रीतम, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो, और मेरा भी समय यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन जल्दी से निवेश का गुरु मंत्र जान लेते हैं। हेमंत जी, बताएं क्या है आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र? अभी तो मैं कहना चाहूंगा कि डाइवर्सिफिकेशन हमारे पोर्टफोलियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और वो डाइवर्सिफिकेशन 3 तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो में अचीव करना है। एक तो डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपको इन्वेस्ट करना है, दूसरा विद इन एसेट क्लास आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, और तीसरा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, यानी इंटरनेशनली भी आपको कुछ इन्वेस्ट करना है। तो ये 3 तरीके से आपके पोर्टफोलियो में एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। उसका फायदा ये है कि आपको जो रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में जो आपको बैलेंस मिलना चाहिए वो मिलेगा, और इससे आप रिटर्न में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इनफैक्ट अपने पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी भी कम करेंगे। चलिए, तो इसी गुरु मंत्र के साथ शो को भी समाप्त करते हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से लोगों की आज फाइनेंशियल प्लानिंग करवाई, धन्यवाद आपका। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते चलिए मैं आपको छोड़ जाती हूँ एक बार फिर से हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ। हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं, और अपने सवाल लिखित रूप में भेजें। आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे एक्सपर्ट्स के जरिए। नमस्कार।